आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद अपने सामने देखा होगा। बीएसएनएल का एक फोन आता था और उसको लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, 6-6 महीने वेट करना पड़ता था, कई जगह ब्राइब भी देना पड़ता था, तब जाकर वो फोन मिलता था आपको। स्टेट मोनोपोली होती थी। जब ब्रॉडबैंड आया उसके बाद भी स्पीड ऐसी थी कि आप मैगी बनाने चले जाओ, इतने में वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इंडिया अब सोशलिस्ट से काफी आगे आ गया है। वी हैव एम्ब्रेस्ड कैपिटलिज्म टू लॉट ऑफ एक्सटेंट। लेकिन इस वीडियो में एक कंट्रडिक्शन पर डिस्कस करना है। क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के यूथ की जो एस्पिरेशन है, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम की जो एस्पिरेशन है, क्या उसमें अपने आप में एक रोड ब्लॉक है? और इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल कुछ स्कीम्स के नाम सोचकर, सुनकर समझ लेते हैं कि हाँ इकोनॉमिक फ्रीडम आ गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स इन इकोनॉमिक फ्रीडम। 1947 का जो विकसित भारत का हम सपना कहते हैं, क्या वाकई वो पूरा होता दिख रहा है? हमें कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी, कुछ रैंकिंग्स पे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर पता लगेगा। अच्छा, इस किस्से को बताऊं तो मुझे याद है अपने बचपन में कि अगर फोन डेड हो गया है बीएसएनएल वाला, तो उसके बाद एक लाइनमैन भैया आते थे और घर वाले कहते थे चलो इनके लिए समोसे लेकर आओ, तो हम साइकिल पे जाते थे, समोसे लेकर आते थे। फिर उसमें भी काफी नखरे होते थे कि आज नहीं हो पाएगा, कल होगा, परसों होगा, इतने फोन डेड है। और कोई रास्ता नहीं था आपके पास जो आपके निकट संबंधी हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, उनसे बात करने का। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज ऐसा नहीं है, चीजें बदल गई हैं। अब रूट क्या है इस कंट्रडिक्शन की? चलिए एक डेटा से शुरू करते हैं। ये देखिए, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स 2025 लेटेस्ट, इसमें इंडिया की रैंकिंग देखिए 128 है। इस वाले डेटा में 12 तरह की इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की गई है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो बताइए इकोनॉमिक फ्रीडम होती क्या है, राइट? कुछ स्कॉलर्स हुए जैसे लॉक का मानना था कि बिना इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब वी कैन नॉट एग्जिस्ट। आप कहोगे कुछ ज्यादा बड़ी बात कह दी आपने। एग्जाम्पल देता हूं, आप में से कोई भी या हम क्या बिना रिसोर्सेस के रह सकते हैं? नहीं। हर कोई एक बेसिक चीज तो चाहता है कि भाई मेरी मेहनत की कमाई मुझे मिल जाए, राइट? मतलब आपके पास राइट होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी का काम कर सको, कुछ जो चीजें आप खरीदना चाहते हो वो खरीद सको, उस पर रेस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो इन्वेस्ट कर दो, और जो आपने अपनी मेहनत की कमाई करी है, इन्वेस्ट किया है, वो सिक्योर भी रह जाए। सरकार की जिम्मेदारी है, तब जाकर आपको मिलेगी इकोनॉमिक फ्रीडम। लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में पहला पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स। गवर्नमेंट में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि भारत में अगर निचली अदालतों की बात करूं, लोअर जुडिशरी की बात करूं, कितने सारे लोगों की मेहनत की कमाई से जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कोर्ट के केसेस में पेंडेंसी में चल रही है। कितने सारे जो क्रिमिनल लोग हैं वो कोर्ट को क्राइम करने का जरिया बना रखा है उन्होंने, इन कोल्यूजन विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स को फोर्ज कर देना, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक फ्रीडम के खिलाफ है कि नहीं? बिल्कुल खिलाफ। इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए ये भी जरूरी कि जुडिशरी में एफिशिएंसी हो। और यहां पर मैं बता रहा हूं कि जुडिशरी को एक टूल बना रखा है कि चलता रहेगा सिविल केस। तो अब आपका केस है, आपके बच्चे लड़ेंगे आगे जाके। और ये जो स्टेटमेंट है, ये कई जजेस देते हैं स्टेटमेंट, कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स देते हैं स्टेटमेंट। गवर्नमेंट साइज, इसका मतलब है टैक्स बर्डन। एक स्कॉलर थे नॉजिक, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूं उनके बारे में। उनका मानना था कि जब जनता टैक्स देती है ना, तो उसको अगर अपने आसपास वो रिजल्ट दिखे कि हाँ भाई मैंने इतना टैक्स दिया तो ये चीजें बेहतर हुई हैं, तो लोगों का एक अल्टीमेट कनेक्शन गवर्नमेंट से बनता है। लेकिन जहां पर वो गैप देखता है कि भाई एक मिडिल क्लास है उस पर ज्यादा बर्डन आ रहा है, जो बिजनेस क्लास है उसके पास तो 100 तरीके हैं एग्जाम्पशन लेने के, कंपनी रजिस्टर कराकर उसमें भी स्लैबिंग का क्राइटेरिया, उस जिस तरीके से आप टैक्स में छूट ले सकते हो, शेल कंपनीज बना सकते हो, और जो अपने पर्सनल लाइफ के लिए खर्चा कर रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, चीजें खरीद रहे हो, तो उसको अपनी कंपनी की कॉस्ट दिखाकर पैसा बचा सकते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास है भैया, वो तो फिर टैक्स बर्डन में है कि नहीं? वो क्वेश्चन करेगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर, राइट? तो ये भी इकोनॉमिक फ्रीडम के खिलाफ है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एफिशिएंसीज। इसका मतलब है कि जो बिजनेस फ्रीडम है,
इन्वेस्टमेंट फ्रीडम है, वो है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर ये तो है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कितने सेक्टर्स में जहां पर जो भी इन्फेंट सेक्टर्स हैं, इन्फेंट का मतलब अभी वो शुरुआती दौर में है, कई सारे सेक्टर शायद इस वजह से नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको नहीं पता कि भाई 10 साल 15 साल 20 साल यहां पर जो सरकार है उसकी पॉलिसी एज इट इज रहेगी कि या नहीं रहेगी। मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया, सरकार बदल गई, पॉलिसी बदल गई। आपको क्या लगता है कि सेमीकंडक्टर पर भारत सरकार ने पहली बार फोकस किया है? नहीं। आप 1980s में देखिएगा जहां पर पीएसयू के थ्रू भी पुश किया गया था सेमीकंडक्टर पर, लेकिन वहां पर सेमीकंडक्टर के केस में जो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइजेशन पुश मिल रहा था दूसरे देशों में वो नहीं था, और उसके बाद पीएसयू पुश तो सक्सेसफुल नहीं रहा और उसके बाद फिर आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो उसका मतलब है कि अगर प्राइवेट सेक्टर सोचता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचता है, क्योंकि आज इन्वेस्ट करेंगे पता नहीं कब तक रिटर्न आएगा, है कि नहीं? पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए यू कैन से पॉलिसी स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ओपन मार्केट, यानी कि हर एक सेक्टर में आप आसानी से खरीद सको, बेच सको। एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया अफ्रीका रिलेशन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो उसमें एक एफपीओ का एग्जांपल आ रहा था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार एक टारगेट करती है कि भाई हमें इतने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिव बनाना है। इंडिया की कई कंपनीज एग्रीकल्चर सेक्टर की हेक्टेयर्स में लैंड ले रही हैं अफ्रीका में, कि वहां पर खेती करेंगे, फिर वहां से फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहीं के आसपास बनाएंगे और वहां से बनाकर उन्हीं प्रोडक्ट को आप यूरोप में बेचेंगे। ये भारत में तेजी से क्यों नहीं हो सकता? तो कहीं ना कहीं जो ओपननेस है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन का काम कर रही है, तो ये कारण हो सकता है। तो आई थिंक ये तो आपको पता लग गया। इकोनॉमिक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई सरकार कंस्ट्रेन कर सकती है, लेकिन कंस्ट्रेन भी उसी वजह से करे जिससे कि दूसरों की लिबर्टी, दूसरों की फ्रीडम प्रोटेक्ट की जा सके। कंस्ट्रेन रेगुलेशन टैक्सेस वहां तक करे जो ओवरऑल सिस्टम में इंडिपेंडेंस को ही प्रमोट करता हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके हिसाब से क्या मायने हैं? मुझे पता है आप में से कई लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हैं, लेकिन आप अपने आसपास पूछिएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तुम्हारे लिए क्या मायने, क्या समझते हो तुम कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ऐसा हो सकता है कि काफी लोगों को कोई आइडिया ही ना हो, या कुछ लोगों को आइडिया हो कि अच्छा हमने सुना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब, यहां तक बात आकर रुक जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इस वजह से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लीगलिस्टिक? भाई बहुत ज्यादा कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस वजह से जो यूथ है वो समझ नहीं पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप में से कई लोग तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहां पर आपको मिलने वाली है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए भी कितने सारे फैक्ट्स हैं जो यहाँ मिलने वाले हैं, और मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट थीम है जो जनरली आपके लेक्चर में कवर नहीं होती, लेकिन यहाँ आज कवर होगी क्योंकि उसमें इकोनॉमी एंड पॉलिटी का एक मिक्सचर है, जैसे कि यूपीएससी का आजकल एनालिटिकल ट्रेंड है। खैर, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। तो मायने क्या है? तो भाई अगर इनके मायने यही हैं तो ये सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली हमारा देश जैसे चल रहा है उसमें रोड ब्लॉक में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं क्या? सरकार के बनाए हुए कानूनों में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या, जिसकी वजह से आपको सपना तो दिखा दिया जाएगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रीम बनी हुई है वो अपने आप में आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगी। एक हमारी पुरानी फिलॉसफी सोशलिस्ट, लेकिन अब वो ट्रांजिशन कर रही है टुवर्ड्स मोर एस्पिरेशनल कैपिटलिज्म। लेकिन ये ट्रांजिशन की स्टोरी क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ 1950 में, तो उस समय फिलोसफिकल फाउंडेशन हमने स्टेट सोशलिज्म रखी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का भी यही मानना था, जवाहरलाल नेहरू जी का भी मानना था, मतलब कंसेंसस से बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो डिबेट होकर बना था। लेकिन उसमें काउंटर आइडियाज भी थे, काउंटर आइडियाज पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले भाई ये स्टेट सोशलिज्म क्या होता है? और जवाहरलाल नेहरू फैबियन सोशलिस्ट कहलाए जाते थे। भाई ये क्या होता है? एक्चुअली इन दोनों शब्दों का मतलब ये है कि सरकार वेलफेयर बेस्ड स्टेट बना रही है, मतलब वेलफेयर बेस्ड स्टेट के मॉडल पर काम करेगी। मतलब क्या है कि भाई मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज है, उनको फुलफिल करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी, लेकिन ग्रेजुअली। मतलब इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अमीरों से सब कुछ ले लेना है और सब कुछ बांट देना है। भाई उतना देश में होना भी तो चाहिए, नहीं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ग्रेजुअली होंगी चीजें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आपका जो डीपीएसपी है,
जो पार्ट 4 है उसमें भी ऐसे प्रोविजंस है, अभी मैं कॉन्ट्रडिक्शन में उसको भी कोट करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि स्टेट का कंट्रोल होगा सो दैट बेसिक नेसेसिटीज कैन बी फुलफिल्ड। ली कुआन यू का नाम सुना आपने, सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उनका कहना था कि इंडिया का जो एक ट्रस्ट विद डेस्टिनी था वो तो थी पॉलिटिकल फ्रीडम जो 1947 में मिली, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम तब भी नहीं मिल पाई, वो केवल पॉलिटिकल फ्रीडम थी। अभी सोशल फ्रीडम वो तो बाकी थी, जैसे बी आर अम्बेडकर भी कहते थे, है कि नहीं। सोशल फ्रीडम, अभी तो इतने भेदभाव एक्सप्लोटेशन है सोसाइटी में, कई लोगों को देश आजाद होने का मायना उनकी लाइफ में कोई बदला ही नहीं था। ली कुआन यू का कहना था इकोनॉमिक फ्रीडम तब भी नहीं मिली थी, कारण हमने एक ओवरसाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट को मान लिया था कि अब ये जो है वैनगार्ड बनेंगे डेवलपमेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन का। जो जवाहरलाल नेहरू का बिलीव भी था, यही ब्यूरोक्रेसी है जो देश का भविष्य बदलेगी। लेकिन ली कुआन यू ने कहा कि यही ब्यूरोक्रेसी है जो सबसे बड़ा हर्डल भी बन रही थी इन इकोनॉमिक फ्रीडम, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया। जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया क्रिएट कर सकता था वो नहीं कर पाया, जिसमें एक बड़ा हर्डल यही सोशलिज्म था। अब जरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट के एग्जांपल समझते हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये आपके फंडामेंटल राइट है। ये कहता है कि यू हैव दिस फंडामेंटल राइट टू चूज योर प्रोफेशन, यानी कि आप अपनी मर्जी का जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 6 है वो कहता है कि सरकार इस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। अब रेस्ट्रिक्शन किस लिए लगा सकती है, तो इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अब जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एक वेग टर्म है। अब बना तो था प्रोटेक्शन के लिए भी, कि भाई अगर आप में से कोई इंसान इंस्पायर हो जाए कि भाई मैं तो पैब्लो एस्कोबार बनूंगा, मुझे तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब पता है कि मैं ड्रग्स का ट्रेड करना चाहता हूं, ड्रग लॉर्ड बनना चाहते हो, भाई वो तो सोसाइटी के लिए खतरा है, इकोनॉमी के लिए भी खतरा है, ऐसा तो ना करो। तो इस वजह से आर्टिकल 19 क्लॉज 6 कहता है कि भाई रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, राइट। तो ड्रग कंट्रोल के लिए हमारे पास अलग है, राइट। तो एनडीपीएस एक्ट है हमारे पास, डेडिकेटेड बॉडीज हैं। लेकिन अगर कोई आप से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, अगर कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे हैं, तो वी हैव दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सुना आपने इसके बारे में। यानी कि भारत सरकार के पास ये पावर है कि भाई अगर किसी गुड्स को हमने कहा ये एसेंशियल कमोडिटी है, तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सप्लाई पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्राइसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं अल्टीमेटली इसके थ्रू। तो ये एक इकोनॉमिक फ्रीडम के खिलाफ भी है। हालांकि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव भी है। कैसे, अभी धीरे धीरे पता लगेगा आपको। दूसरा ये देखिए, इसी का इस्तेमाल करके जो प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने बैंक्स ओपन करे थे उनको नेशनलाइज कर दिया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। आरसी कूपर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस केस है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक को नेशनलाइज किया, किस वजह से, पर्पस था कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक तो वही बैंक खोलेंगे जहां पर इनको प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें बैंकिंग को बढ़ाना है, जिससे इंस्टीट्यूशनल यू कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग सर्विस मिल सके गरीब आदमी को भी। तो सरकार तो वहां पर बैंक की शाखाएं खोल देगी, ब्रांचेस खोल देगी, क्योंकि सरकार प्राइवेट प्रॉफिट के लिए थोड़ा ना काम करती है। लेकिन ये जो है प्राइवेट सेक्टर, ये तो भाई प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या प्रॉफिट के लिए काम करना सही में एक डेमन था, इविल है क्या प्रॉफिट? क्योंकि इविल नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इसके अंदर एक और टर्म ये जोड़ी जा रही है कि प्राइवेट बैंक के जो ओनर्स थे, मतलब जिन्होंने सीड कैपिटल रखी थी, कि भाई आपको सरकार कितना कंपेंसेशन देगी, ये सरकार के साथ डिस्कशंस में आप 3 महीने में सेटल कर लो। अगर आपने सेटल नहीं करा इन 3 महीने में, तो फिर आप ट्राइब्यूनल के पास जाओ, अपील कर सकते हो, और वहां से हो सकता है भाई ज्यादा कंपेंसेशन आपको मिलता हो। लेकिन जो ज्यादा कंपेंसेशन आपको मिलेगा ना, वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मिलेगा। आपको एक पेपर दे देंगे, ठीक है, उस पेपर को लेके घर बैठ जाना, 10 साल बाद, क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट ले लिया है नेगोशिएशन में वहां उसके थ्रू, तो वो 10 साल बाद आप उस पेपर को देकर पैसा निकलवा सकते हो। अब सोचो कोई बिजनेसमैन है, वो अपने एक बिजनेस उसने खड़ा करा, उसका बिजनेस आपने नेशनलाइज कर दिया, और अब उससे कह रहे हो उसको फेयर टर्म नहीं दे रहे, जो कंपेंसेशन मिलनी चाहिए, और कंपेंसेशन अगर फेयर वो ले भी तो वो 10 साल बाद मिलेगा, इतना पेपर लेकर बैठ जाओ। तो आपको लगता है कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरमेंट जो है उस पर तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। हाँ, पॉजिटिव आप ये कहोगे कि आप बैंक्स को बढ़ा दोगे, राइट, लेकिन उसका एक नेगेटिव भी तो है, राइट। हमें तो दोनों पक्षों के बारे में बात करनी चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये पहला ही आर्टिकल है। जब हम फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम पढ़ते हैं, राइट्स पढ़ते हैं इसके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अगर आप सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इसके खिलाफ हो गए, डिफेमेशन भी लग सकता है ना, ऐसे पॉइंट्स हैं।
लेकिन अगर इस पर भी सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तो अगर सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करके उसके खिलाफ एडवोकेसी करके कोई रिफॉर्म लाना चाहता है तो वो आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसको हम कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो भाई ये भी एक रोड ब्लॉक की तरह काम करेगा। लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे थे? तो शायद एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी खराब था कैपिटलिज्म के साथ। ब्रिटिशर्स, एक प्राइवेट कंपनी तो आई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और देखो सेंचुरीज तक हमें गुलाम बना लिया। तो शायद वो कहते हैं ना कि दूध का जो जला होता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो भाई हम छाछ को फूक फूक कर पी रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली छाछ था, वो गर्म दूध था नहीं। लॉजिक ये है, राइट? खैर, तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से हम इस फिलॉसफी पर पहुंचे कि ठीक है, हम एक स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम चाहते हैं जिससे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल हो सके, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सके, राइट? अब फ्रेगमेंटेड जो नेशनल पॉलिटी हमारी, क्या ये भी एक हर्डल बन रही है इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में? एग्जांपल देता हूं, आपने शंघाई का नाम सुना है, शेंजन का नाम सुना है? शेंजन तो सुना होगा। शेंजन की केस स्टडी बताता हूं। एक टाइम पर वो एक फिशिंग वाला गांव था, मतलब उस गांव में ज्यादातर लोग अपना गुजर बसर करते थे ये मछली पालन करके या फिशिंग करके, है ना। लेकिन उसके बाद आज वो एक इकोनॉमिक कैपिटल है। चाइना ने उसको डिक्लेयर किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। इसका मतलब होता है कि वहां पर अगर आप एक फैक्ट्री लगाओगे तो उस फैक्ट्री में जो भी आप बना रहे हो उसको अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स पे रिबेट मिलेगी। आपको पता है आज चाइना से ज्यादा SEZs इंडिया में है। तो आप कहोगे सर ये तो प्राउड वाली बात है। अच्छा जी, डेटा तो पूरा समझ लो। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ SEZ हमारे पास है, बट चाइना के पास हमसे ज्यादा बड़े SEZ हैं जिन्होंने एक्चुअली ट्रांसफॉर्म किया है उस लोकेशन को जहां पर वो SEZ बने। अब एक एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई कुछ हैं लोग जो नोएडा से हों। आपको पता है नोएडा में एक SEZ भी डिक्लेयर्ड है जो अपैरल इंडस्ट्री के लिए है। सुना है? काफी मतलब पर्पस तो यही था बनाने का। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो सही में इसको एस्टेट करते हैं कि हाँ यार नोएडा जो है वो अपैरल एक्सपोर्ट की बिल्कुल कैपिटल बन गया है? शायद ऐसा आपने ना सुना हो। तो कहने का मतलब है कि SEZ बना देना काफी नहीं है, उसके लिए जो एनवायरमेंट चाहिए कि भाई सही में वो एक ग्रोथ स्टोरी बन जाए, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गैप है। एक गैप ये भी तो हो सकता है, हमारे यहाँ नेशनल गवर्नमेंट ने मान लीजिए पॉलिसी बना भी दी कि ठीक है यहां पर बनेगा, लेकिन क्या बिना स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के वो वहां पर बनना संभव है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में जो नंबर शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल यानी कि लिस्ट, उसमें जो 7th शेड्यूल है वो लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है, यानी कि कानून बनाने की जो पावर है यूनियन की, स्टेट की, उसमें डिवाइड करता है। अब लैंड जो है स्टेट का भी सब्जेक्ट है, तो भाई जब तक स्टेट तैयार नहीं होगी, स्टेट लैंड एक्वायर करके नहीं देगी, तो आप लाख वादे कर लीजिए सेंट्रल लेवल से, हो नहीं पाएगा। और अगर सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार हो और स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार हो तो बस फिर तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा होगा। लेकिन चाइना में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, यानी कि सेंटर के लेवल की गवर्नमेंट ने अगर कहा यह होना है तो होना है। लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमिक टारगेट दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा पुश कर पाया कि वेस्टर्न नेशन जो 300 साल में हासिल करे, चाइना ने 40 साल में कर दिया वो कमाल। इसी वजह से इकोनॉमिक वंडर है चाइना। एडवर्सरी है, लेकिन जब तक उसके बारे में पूरी समझ नहीं होगी तो कैसे चलेगा, राइट? तो यहां पर एक बड़ा गैप है जो हमें समझना पड़ेगा। और एग्जांपल देता हूं, स्टेट को हमने ऑटोनॉमी दी, राइट? यही हमारा एक क्वासी फेडरल सिस्टम है ना। लेकिन वो ऑटोनॉमी का पर्पस क्या था कि हाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे में स्टेट लेवल की सरकार जो है अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाए और बेटर आउटकम लाए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है हमने इकोनॉमिक लेवल पर भी फ्रेगमेंटेशन कर दिया? काफी लंबे समय तक तो ये इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हमारे नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से दिखता रहा। अगर आप में से कोई बिजनेसमैन हो या बिजनेस की समझ रखता हो तो GST से पहले क्या चल रहा था आपको पता होगा कि इस स्टेट का वैट अलग है, उस स्टेट का वैट अलग है, SN वैट अलग है, एक्साइज अलग है। एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर तक आते आते देयर वर नंबर ऑफ टैक्सेस, जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब मुद्दा केवल इसका भी नहीं है, मुद्दा है बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज का। और जहां पर बिजनेस में लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं तो सबसे आसान तरीका बिजनेसमैन क्या देखेगा फिर कि भाई जो टैक्स इंस्पेक्टर है तुम यार 10,000 ले लो, इसको मैटर को सॉर्ट कर दो। अब जो सरकार के खजाने में 50,000, 1 लाख, 5 लाख जो जाने थे वो 10-15 हजार में सेटल हो रहा है।
तो भारत सरकार का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी कि इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करना होगा कि यस, इंडिया में कम से कम इकोनॉमिक फ्रीडम ये तो हो कि यहां से सामान यहां पर जा रहा है तो एक ही टैक्स दिया जा रहा है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 301, 302, 307 तक पढ़ते हैं तो वहां पर पर्पस यही था उन आर्टिकल को रखने का कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ओवरऑल इंडिया में वो सिंप्लीफाई होगा। लेकिन वहां पर भी स्टेट को कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं और कई बार ये एक्सेप्शंस अपने आप में हर्डल बन जाते हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में, राइट? तो ये भी पॉइंट है। नाउ डिजिटल बाईपास। अब मैंने शुरुआत किया था डिस्कशन से कि यार आज के टाइम पे जो यूथ है वो कैसे कनेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, रिजर्वेशन। मैं अपने सवाल जो मैंने पूछे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो एक्चुअली जितने ज़्यादा अवेयर नहीं रहते अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आसपास भी देखिएगा। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, आज ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ये चीज़ों को बदल रहा है। कारण आज आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं है क्योंकि उस जगह में प्राइवेट सेक्टर है। अब मान लीजिए कोई एक दलित कम्युनिटी से है, पहले अगर वो कोई सामान बनाता था तो उसके लिए क्या बेचना आसान था? नहीं था, क्योंकि उसके पास लोकलाइज मार्केट थी और आसपास के जो अपर कास्ट होंगे वो भी कहेंगे अरे तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे, ये तो दलित है, इसे तो केवल लेदर का काम करना है, इसको तो ये काम करना है। लेकिन आज अगर वही दलित अपनी कुछ एफर्ट से कुछ बनाता है तो इंटरनेट पर अमेजन, फ्लिपकार्ट पे वो कहीं भी बेचता है तो कस्टमर को क्या देखना है? कस्टमर ये देखेगा कि भाई जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, या सर्विस सेक्टर में तो उसकी सर्विस क्या है। क्या मैटर करता है इतना कास्ट मैटर नहीं करता अगर हम फ्री मार्केट की बात करते हैं तो, और डिजिटल एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो चीजें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही? बदल रही हैं। प्लस आज के यूथ के रोल मॉडल कौन है? किसी भी समाज की अगर दिशा को आपको देखना हो तो देखना कि उस समाज में एप्रिसिएशन किसको मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल भी ध्यान में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कुछ ऐसे तरीकों को भी चेज कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली समाज के लिए गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन देखो मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल, प्लस एंड माइनस हर जगह हर एक चेंज के टाइम पर आते हैं और कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि भाई क्या प्लस एंड माइनस है, क्योंकि हम तो रेजिस्ट करते हैं ना चेंज को। जैसे शुरुआत में कहेंगे अरे सोशल मीडिया से कोई बिजनेस थोड़ा ना बन सकता है, सोशल मीडिया से कोई करियर थोड़ा ना बन सकता है। आज सोशल मीडिया बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स ने बड़ी बड़ी कंपनीज की स्ट्रेटजीज को फेल कर दिया। आज वो कन्वेंशनल मीडिया की जगह सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन पर जा रहे हैं। खैर हमारा टॉपिक यहां पर यह है कि आज सोशल मीडिया से पीपल आर वेरी मच एंचेंटेड विद द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ सो मेनी पीपल, यानी कि जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट किया है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, तो लोग उसको चेज कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं कहूं कि यार परसेंटेज ऑफ इंडियन यूथ जो चेज कर रहा है गवर्नमेंट जॉब को, कितना परसेंट होगा? अंदाजा लगाओ आप कमेंट्स में। भाई टोटल जो यूथ है जो गवर्नमेंट एग्जाम देने की एज में है उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते होंगे? क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का। इनका कहना है 20% ऑफ यंग पीपल डिजायर्ड फॉर अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। तो आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग जो तैयारी करेंगे कहेंगे कंपटीशन कम ही लग रहा है। अरे इंडिया की पॉपुलेशन तो देखो, तो यूथ की पॉपुलेशन देखो, तो उसका 20% भी अच्छा खासा नंबर है। लेकिन फिर भी एक जो लगता है आपको कि नहीं मेजोरिटी चीज चेज कर रही होगी, ऐसा नहीं, 20% है। यानी कि उसके अलावा जो है वो एक्चुअली अदर ऑप्शंस को चेज कर रहे हैं। उसमें से काफी लोग बिजनेस में भी जा रहे हैं, कई प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, है कि नहीं? और टोटल वर्कफोर्स का 80% तो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। उस यूथ को भी तो देखिए जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि नहीं? अच्छा, वैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के लिए जो चीज है, क्या आपको लगता है इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इंडिया अभी भी एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है? आप लोग कहेंगे क्या है ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी? मतलब ये है कि पहले हम कॉलोनी थे लेकिन आजाद होने के बाद भी एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, यानी कि उस समय जो किया था वो आज तक हमें छोड़ नहीं रहा है, अभी भी है। एग्जाम्पल, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके पास पावर ऐसी होती है कि वो कहने के लिए सिविल सर्विस है लेकिन एक्चुअल में वो अपने आप को मालिक ही मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिले का मालिक, एसएसपी कप्तान मतलब कुछ भी कर दे, किसी को केस में फंसा दे, किसी को केस से हटा दे, कुछ भी कर दे। क्या ऐसा है क्या? क्योंकि
पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का आइडिया कहता है कि ऐसी सोसाइटीज में जो पॉपुलेशन है उसको वो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वाली सरकारें तो मिली नहीं। उन्होंने एक ऐसा ही गवर्नमेंट सिस्टम देखा है जहां पर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो ओवर डेवलप्ड है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल मतलब जैसे आपके मिनिस्टर्स हैं उनके पास दे हैव टू मच पावर इन कंपैरिजन टू द पीपल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भले ही शुरुआत हो रहा है वी द पीपल, हम भारत के लोग, अरे हम ही हैं सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कॉन्फिडेंस में कहने लग गए डीएम को एसएसपी को हम ही हैं सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, फिलोसॉफिकली दैट इज गुड, फिलोसॉफिकल सोवरेनिटी का आइडिया है, रूसू का आइडिया है, लेकिन उसने भी यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, वो बताएगा आपको कि देखो ये ठीक है फिलोसॉफिकली इट इज गुड, यस तुम हो, लेकिन जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तुम्हारा काम नहीं होगा, और मेरे पास 10 तरीके हैं तुम्हारा ना काम करने के, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी फाइल है, वो कुछ भी बता सकते हैं। तो कहने का मतलब जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है दैट इज लेस। इसी वजह से आप ऐसे हैं कि भाई मालिक हैं ये तो देश के, तो आप के पेरेंट जब यही स्टोरी अपने घर में बताएंगे तो घर में बच्चा क्या सोचेगा, भाई साहब मुझे यहीं पहुंचना है, और यहां उसको क्यों पहुंचना है, क्योंकि उसको वही करना है जिसकी स्टोरी उसने सुनी है, जिसकी स्टोरी उसने सुनी है। पॉइंट ये है, इसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का माइंडसेट, जो एक बहुत बड़ा कारण है, राइट। खैर अब गवर्नमेंट का डिलेमा देखते हैं। क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि देयर इज कल्चरल शिफ्ट विच इज हैपनिंग? देखो जो लोग जिस देश को चला रहे हैं ना वो ऑब्जर्व भी करते हैं कि कैसे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि जिन सोसाइटीज में यूथ कैसे सोच रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो सोसाइटी में रिवोल्यूशन कैओस आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो यूथ को अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो लो भाई, देंगे तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब, लो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेकिन डिलीवर तो किसको करना है भाई, गवर्नमेंट सिस्टम को ही तो करना है। वहां पर टू मच पावर इज स्टिल विद गवर्नमेंट सिस्टम ना। तो इसी वजह से जैसे वन डेटा दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, स्टार्टअप फंड के लिए सीड फंडिंग भी सरकार दे रही है, तो सर उन्होंने अप्लाई किया, अप्रूव हो गया, लेकिन अप्रूव होने के बाद फंड रिलीज होने में कितना टाइम लग रहा है, 11 महीने 12 महीने, तब जब सारा पेपर वर्क सारे स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद सब कुछ हो चुका है उसके बाद 11-12 महीने। आप लोग आई थिंक इस बात को समझते होंगे 11-12 महीने में आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है। 11-12 महीने में तो कई जो नई स्टार्टअप्स हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं। यहां 11-12 महीने बाद रिलीज होगा जी फंड, वो तब है जब सब कुछ काम हो चुका है, तो इसका मतलब इट इज टू स्लो, राइट। तो कैसे होगा भाई फिर? तो एक अल्टरनेटिव है कि यार यहाँ पे हम गवर्नमेंट के स्टार्टअप पुश पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रंट से आसान कर दे। हालांकि सरकार ने कहा कि हम अटल इनोवेशन मिशन चला रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, बट वहाँ से ऐसी केस स्टडीज निकल कर आए कि जो ज़बरदस्त अपने किसी मार्केट फील्ड में कर रही हो, अभी उसका रिजल्ट हमें देखना बाकी है, राइट। यहाँ पर अल्टरनेटिव यानी कि जो वीसी कल्चर है कि वेंचर कैपिटलिस्ट आए। अच्छा ये जो शार्क इंडिया, ये जो शार्क टैंक इंडिया शो है, आपको नहीं लगता इससे भी एक क्यूरियोसिटी जागी है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके बाद देखा है कि यार काफ़ी लोगों ने सोचा कि हाँ स्टार्टअप करना है, क्योंकि यार ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है कि अच्छा ऐसे फंडिंग मिल जाती है, ऐसे डिज़ाइन हो जाता है, ऐसे बिजनेस बिल्ड होता है, ऐसे ब्रांडिंग होती है, तो यानी कि एक कल्चरल चेंज तो आ रहा है, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ शोज इज वन एग्जांपल। अब जरा कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल की बात करते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है सोशलिस्ट, आपने सुना भी होगा, कहा जाता है सोशलिस्ट वर्ड तो इनिशियली मेंशन नहीं था, ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी जी ने जब अमेंड किया था तब सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में मेंशन किया गया था। लेकिन देखो प्रियम्बल में भले ही सोशलिस्ट यहाँ मेंशन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ 1950 में तब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं थे। अरे डीपीएसपीज तो थे ना भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, राइट। और अगर आप इसकी भी हटा दो, जस्टिस में जाओगे तो जस्टिस में देखो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, तो वहां पर भी गवर्नमेंट का कमिटमेंट सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस के लिए है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, ये बातें भी हैं, राइट। अब जरा जरा इसको देखते हैं। 1947 में आपने कहा विकसित भारत, लेकिन कैसे आएगा जरा देखते हैं एग्जैक्ट फिगर्स क्या चल रही हैं, क्या करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने बताया कि हम साल में करीब 95,000 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
फील्ड से निकलने के बाद वेस्ट कर देते हैं। खेत से निकलने के बाद इतने अमाउंट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेस्ट, 95,000 करोड़। बड़े लोग हैं कि नहीं है हम? देखो, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंटरवेंशन करने की जरूरत है कि नहीं है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी जरूरत है, फार्मर से इंडस्ट्री का जो लिंकेज है वो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, स्टोरेज पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन पता है, ये बातें सबको पता है, मुद्दा ये है कि हो क्या रहा है इस फील्ड में, ये तो देख लें, जरा डेटा देखिए। हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जंप कर गए सर्विस सेक्टर पर, राइट। और सर्विस सेक्टर में अगर फाइनेंशियल ईयर 2014 की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था 50.6% और अभी बढ़कर हो गया 55.3%। तो यानी कि टोटल जीडीपी का बड़ा भाग अभी सर्विस सेक्टर ही है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए 14% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, राइट। और ये देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है, कुछ 17.9% ऑफ जीडीपी है। लेकिन कितने परसेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉय कर रहा है? 46.1% ऑफ द वर्क फोर्स इसको एम्प्लॉय कर रहा है। तो यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? है। मतलब ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। इसको कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। अब मान लो एग्रीकल्चर में ठीक है भाई, ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कहां जाएंगे? चलो भाई मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, है ना, क्योंकि मेक इन इंडिया की तरफ पुश कर रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है 4.26%, अगर 24-25 का डेटा मैं कोट करूं। क्या ये काफी है टू एब्जॉर्ब दोज पीपल जो चलो एग्रीकल्चर सेक्टर से सोचें कि चलो ये तो घर वाले देख लेंगे, अब हम मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं? नो, इट इज नॉट एनफ। तो यहां पर भी तो एक बड़ा गैप है। अब लेबर मार्केट को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर चाइना की ग्रोथ स्टोरी को देखो, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पर उसने शिफ्ट करा था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चाहिए भाई साहब पूरा इकोसिस्टम, जिसमें लेबर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। और लेबर भी कौन सी चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए। जैसे वन रिपोर्ट हियर इज सेइंग कि जो ग्लोबल लेवल पर लेबर फोर्स में फॉर्मल एजुकेशन की दर है, इंडिया की उस ग्लोबल एवरेज से पीछे है। देयर इज अ ह्यूज स्किल मिसमैच। भाई मार्केट को जो स्किल चाहिए उस स्किल के लोग नहीं है, मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है, तो कैसे होगा? अब जरा ये डेटा देखिए आप, 80% वर्कफोर्स बताया आपको इनफॉर्मल सेक्टर में। ये लेटेस्ट डेटा है, सितंबर 2025 का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज अराउंड 5.2% फ्रॉम 5.1%, अगस्त से सितंबर में इंक्रीज हुआ है। अब आप कहोगे सर 0.1 का क्या ही है? 0.1 का क्या ही है? अरे भाई साहब, लेबर फोर्स, इतनी बड़ी लेबर फोर्स, मतलब इंडिया की बात चल रही है यहाँ, सबसे बड़ी आबादी, तो उसका परसेंटेज भी बड़ा नंबर है। रूरल सेक्टर में इंक्रीज फ्रॉम 4.3% इन अगस्त टू 4.6%। अर्बन सेक्टर में देखिए 6.7% अगस्त में थी, अब 6.8% सितंबर में। और अर्बन फीमेल में 9.3% इन सितंबर और 8.9% थी अगस्त में। ओवरऑल फीमेल इंक्रीज फ्रॉम 5.2%, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, 5.5% इन सितंबर। तो किसका मतलब यह है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज है, जो लेटेस्ट डेटा है, मंथ ऑन मंथ की बात करें। अभी आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो एनालिसिस आपका मिस ना हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। स्किल्स एंड एजुकेशन, ये डेटा मैं आपको बता रहा था कि ASER 2023 की रिपोर्ट कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन्स पुअर। अब जरा कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर लें। इसमें इंटरेस्टिंग डेटा है, यहाँ से ना प्रीलिम्स के जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं ना रैंकिंग पर, वो बन सकता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 41st रैंक है, मैं 2025 का बता रहा हूँ। 2024 में 39 थी, तो यानी कि भाई रैंक खराब हुई है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 27th रैंक, ये भी डिक्लाइन हो गई। 2024 में 20th रैंक थी इंडिया की। बिजनेस एफिशिएंसी सेम रही है, 25th रैंक 2024 में थी, इस बार भी 25th। गवर्नमेंट एफिशिएंसी 45th, ये भी अनचेंज रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें हमने इंप्रूव किया है, 53rd थी 51st। आप सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है, दैट इज गुड। गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 96th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और मतलब स्कोर 38 है, ये बस ये ध्यान रखिएगा। डिक्लाइन ऑफ 1 पॉइंट, पहले मतलब 79 थी, अब ये डिक्लाइन होगी। इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79th, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन रोड ब्लॉक की बात करते हैं, क्या है इस पर ना एक इंटरेस्टिंग बुक को मैं कोट करना चाहूंगा। विकसित भारत 2047 में क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हो सकते हैं। देखिए ये DN होसाली की बुक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली इज अ लिबरल स्कॉलर
अब ये बुक किस कंटेक्स्ट में लिख रहे थे? 1950s के कंटेक्स्ट में लिख रहे थे। मैंने कहा था ना कि हमने सोशलिज्म को एम्ब्रेस तो किया था, लेकिन उस समय पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर भी देयर वर फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट जो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे सरकार को। अब हम जरा ये देखेंगे कि भाई इन्होंने जो प्रेडिक्शन करी थी उस समय पर कि भाई रास्ता बदलना चाहिए, क्या वो सही भी है? जरा ये देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन फेलियर की बात करते हैं। तो इस बुक में डी एन होसाली जी कह रहे हैं कि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया कि रिसोर्स ये एलोकेट करेंगे, किस सेक्टर को प्रायोरिटी देनी, किस सेक्टर को नहीं, तो मुश्किल होगी। कारण जैसे इनका कहना था, आप फोकस कर रहे हो पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे, फिर आप हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहे हो, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड कैपिटल का ही बड़ा रोल है। आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज को पुश करना चाहिए था, साथ में उसको लिबरलाइज करना चाहिए था। जहां पर इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस भी कम चाहिए, वहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता, वहां पर आप उसको पुश देते। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांजिशन हो सकता था मैन्युफैक्चरिंग में, वो हो पाता, लेकिन वो नहीं हुआ। देयर इज अ गैप। और उनका कहना है कि आपने ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया, तो ब्यूरोक्रेसी में तो इनएफिशिएंसी रहेगी, करप्शन रहेगा, एंड एक नेक्सस रहेगा ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन में, जिससे कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो पॉकेट हो जाएंगे। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। वो कह रहे हैं अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक टायरनी होगी। ये देखिए, इलिटरेट इलेक्टोरेट जो उस समय वोट दे रहा था, वो फिर पावरलेस होगा। वो सवाल नहीं कर सकता कि भाई मेरी गरीबी का हालत जो है, तुमने वादा किया था चेंज हो जाएगा, लेकिन ये 20 सालों में बदला क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि आजादी के इतने साल बाद भी गरीबी हटाओ का ही नारा चल रहा है? इससे पहले क्या चल रहा था? और उसके बाद भी अभी क्या हेडकाउंट रेशियो में गरीबी कम हुई है? हेडकाउंट रेशियो, नंबर ऑफ पुअर, क्या कम हुई है? तो भाई अगर पुराना मेथड सही काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है पुराने मेथड पर क्वेश्चन करो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी ना कि अगर आप सेम तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ नया रिजल्ट, तो क्या है आप? कमेंट में बताइएगा आप। चलिए खैर, तो उनका कहना था कि सोशलिज्म एक तरीके की स्लेवरी है, राइट, क्योंकि इसमें टू मच पावर यू आर गोइंग टू गिविंग टू गवर्नमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी, क्योंकि अब आपने जो पॉलिटिकल यू कैन से एस्टेब्लिशमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। अब सरकारें अगर बदलेंगी तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से पॉलिसीज बदलती रहेंगी। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट में प्रोस्पेरिटी, फ्रीडम और यहाँ पर जो स्कोप टू गवर्नमेंट है, टू इंटरवेंशन, उसको कम रखते, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में एक सर्टेनिटी आ पाती भारत में। ये इनका कहना है। प्री मैच्योर इंप्लीमेंटेशन, देखिए कितना इंटरेस्टिंग इन्होंने कंटेक्स्ट यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा भाई कार्ल मार्क्स, जब भी आप कम्युनिज्म सोशलिज्म की बात करते हो, कार्ल मार्क्स की बात करते हो। कह रहे खुद कार्ल मार्क्स का मानना था कि भाई सोशलिज्म की स्टेज तब आएगी जब कैपिटलिज्म अपने एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा। खुद कार्ल मार्क्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं थे, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं थे। उनका कहना था कि जब कैपिटलिज्म अपने एडवांस स्टेज में आएगा, तब जाकर वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड देन देयर विल बी अ वायलेंट रेवोल्यूशन। वायलेंस से डरना नहीं, वायलेंस इज लाइक मिडवाइफ ऑफ चेंज। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम सोशलिज्म के पक्षधर हो तो थोड़ा कार्ल मार्क्स को तरीके से समझ लेते। कार्ल मार्क्स का खुद मानना था कि जब इंडस्ट्रीज मैच्योर हो जाएंगी और उसके बाद आपने कैपिटलिज्म को खत्म भी करा, तो क्योंकि अब इंडस्ट्रीज मैच्योर हो गई हैं, टेक्नोलॉजिकली आप प्रोग्रेस कर गए हैं, तो उसके बाद सोशलिज्म लाना वो एक्चुअल में लोगों की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। अब तुम्हारा वो स्टेज तो पहुंचा नहीं, सोशलिज्म तुम पहले ले आओ, तो भाई साहब फिर आप जो है पॉवर्टी को ही बांटोगे और पॉवर्टी में ही लंबे समय तक चलोगे। तो अल्टीमेटली गड़बड़ हो गई ये स्ट्रेटेजी में। आप में से कितने लोगों को लगता है यार ये लॉजिक जो है सही तो है लॉजिक, राइट? अब और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 39B क्लॉज बी, ये डीपीएससी में पढ़ते हैं। अब जरा इसकी लैंग्वेज देखिए क्या कहती है। मेटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड। अब मेटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी अपने आप में एक वेग टर्म है। भाई किसको कहेंगे मेटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक केस हुआ था, जब म्हाडा को एक पुरानी बिल्डिंग को चेंज करना था कि भाई वो उसकी लचर हालत हो गई है, चेंज करना है, तो उसमें जो ओनर्स थे उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी बिना विशेष के प्रॉपर हमें कंपेंसेशन के इस रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा अरे भाई ये तो आपका मेटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, उसका इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए जिससे सबके लिए सही हो। तो कहने का मतलब है इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। तो यहाँ पर एक वेग है ये टर्म।
आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये कह रहा है फ्रीडम दे रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोफेशन, आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो किसी फील्ड में, अगर सरकार को आगे लगता है कि नहीं नहीं ये कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं, कॉमन गुड के लिए हमें इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो सरकार के पास स्कोप है ऐसे इंटरप्रिटेशन का और ऐसे एक्शन का। स्पेशली सोशलिस्ट टाइम पे तो हो ही रहा था, अब तो चलो फिर भी एक ट्रांजिशन वाला एज है, लेकिन पावर तो है। आर्टिकल 38 देखिए क्या कह रहा है, प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स विद मार्केट मैकेनिज्म, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म कहता है कि भाई देयर शुड बी फ्रीडम, लेकिन यहां पर अगर आप मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी को एज गवर्नमेंट टारगेट मान लेंगे तो फिर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएंगे। तो यानी कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमा रहा है तो अब उसको, क्योंकि वो ज्यादा कमा रहा है तो अब उसको टैक्स ज्यादा देना चाहिए। तुम 30% इनकम टैक्स भी दो, अच्छा तुम और ज्यादा कमा रहे हो, लो एडिशनल सरचार्ज भी दो। जबकि मोटिवेशन होना चाहिए, इंसेंटिवाइजेशन होना चाहिए, लिबरल पर्सपेक्टिव कहता है टू टू डू गुड, मतलब इनोवेट करो, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। क्योंकि देखो जिसको टैक्स बचाना है उसके कई तरीके उस लॉबी के पास हैं। मुद्दा यह है कि जो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में बनानी है तो उसमें टू गेन वेल्थ, टू प्रोटेक्ट दैट वेल्थ फॉर दैट इंडिविजुअल, ये भी एक मतलब एक एसेंशियल गारंटी की तरह होना चाहिए। जैसे एक आइडिया है, लॉक जो मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो उनका कहना है कि यार देयर शुड बी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। कहने का मतलब है कि तुमने अपनी मेहनत से जो कमाया है वो एक्चुअली तुम्हारा है। तो क्योंकि ऐसे बना हुआ है सिस्टम कि भाई अगर फॉर एग्जांपल व्हाट ही इज सेइंग, वो कह रहे हैं कि भाई साहब जो तुम्हारी मेहनत का आउटकम है ना वो आपकी राइट टू लाइफ के इक्विवेलेंट है। आप कहोगे मतलब वो कह रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत से जो प्रॉपर्टी कमाई है वो राइट टू प्रॉपर्टी, वो राइट टू लाइफ के इक्विवेलेंट है। ये लॉक कह रहे हैं, LOCK, लॉक, जॉन लॉक। पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो तुमने अपनी मेहनत से कमाई है उसमें तुमने अपनी लाइफ का एक वो हिस्सा दे दिया जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो होना चाहिए वहां पर वैल्यूड। और कोई अगर गलत तरीके से प्रॉपर्टी कमा रहा है, फ्रॉड से कमा रहा है, करप्शन से कमा रहा है, दैट शुड नॉट बी गारंटीड। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन देयर। ये केवल उसके लिए जो अपनी मेहनत से कमा रहा है, राइट? ये आइडिया है 368। अब आर्टिकल 68 कहता है कि देयर इज अ स्कोप फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में वेलफेयर स्टेट ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में जो इकोनॉमिक फ्रीडम का कंट्रडिक्शन है उसको करेक्ट करने के लिए सरकार कुछ बदलाव करना चाहेगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर की ढाल आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये भी एक कंट्रडिक्शन है। तो क्या अब हमें क्या करना चाहिए, देयर इज अ नीड फॉर इवोल्यूशन और नॉट? तो देखो मुद्दा केवल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल बुक है, लेकिन हाँ वो गाइड करती है बाकी पॉलिसीज को, स्कीम्स को, गवर्नमेंट सिस्टम को। जो चेंजेस हमें चाहिए वो सिस्टमैटिक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्टेन लॉज, ब्यूरोक्रेसी एंड कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, सब जगह चेंजेस चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। तो यानी कि गवर्नमेंट का जो काम है, मतलब एक समय होता था कि यार गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है इस पूरे रोड को, रोड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ये गवर्नमेंट ओन करेगी। लेकिन अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्राइम मूवर है क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर है? नहीं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। तो यहां पर गवर्नमेंट का काम होना चाहिए भाई इस रोड पे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको हम देखेंगे, इसकी अपकीपिंग हम देखेंगे, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम को बढ़ाना चाहिए। और वो शुरुआत होती है गवर्नमेंट एफिशिएंसी से, जहां पर इंसेंटिवाइज हो गवर्नमेंट सिस्टम में ईमानदार रहना, और डिस इंसेंटिवाइज हो यानी कि पनिश हो और फास्ट ट्रैक हो पनिशमेंट करप्ट होने में। तो ये सिंपलिस्टिक लगता है, बट पॉइंट है कि लिबरल पर्सपेक्टिव कहता है कि अगर हम सोचेंगे कि करप्शन केवल पर्सनैलिटी इशू है, पर्सनैलिटी इशू की भाई जिसको करप्शन करना है वो करेगा ही करेगा, तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा कि भाई करप्शन एक इतना बड़ा इशू है कि आप एक उड़ती चिड़िया के पर को गिन सकते हो, लेकिन अगर कोई किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस में, पॉलिटिकल ऑफिस में जिसके आसपास पैसा ही पैसा, उसके पास फैसला है डिसाइड करने का कितना पैसा कहां जाएगा, तो कितना करप्शन कर गया आप बता नहीं सकते। ऐसा चाणक्य का कहना था एंशिएंट टाइम में। तो वो ये मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हो, वो इस वजह से कह रहे थे कि भाई वो आसान है, ये मुश्किल है पता करना। लेकिन फिर भी
चाणक्य वॉज ऑल्सो कमिटेड। चाणक्य का कहना था कि करप्शन देश को अंदर से खोखला करता है। अगर रिसोर्सेस कम होंगे देश के पास ड्यू टू दिस करप्शन, इनएफिशिएंसी, और प्रमोट नहीं करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रमोट नहीं करोगे टैलेंट को, इनोवेशन को, वहां पर रेस्ट्रिक्शन करोगे, तो भाई फिर तुम देश को कमजोर कर रहे हो। वो करप्शन देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बनेगा, तो करना तो पड़ेगा ना कुछ। अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है, आर देयर एनी कंट्रडिक्शंस बिटवीन वैल्यूज प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटेल्स एंड इकोनॉमिक फ्रीडम नीडेड टू अनलीश इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल? मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले टाइम में। और जब ये क्वेश्चन आएगा यूपीएससी मेंस में, जीएस पेपर 2 में, तो बच्चा सोचेगा ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है। यूपीएससी कहेगी बेटा यही है, हमें चाहिए अब एनालिसिस, अब इसको लक्ष्मीकांत ओपन करके ढूंढ के दिखा दो आप। हमें चाहिए ना इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड सम ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। तो इस वीडियो को सेव कर लेना, इसके कंटेंट को, पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा अभी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, इसको डाउनलोड कर लेना। इस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ सबमिट कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।